अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर प्री एक्टिव स्ट्राइक कैसे की। उन्होंने एक बेहद खतरनाक रणनीति अपनाई जिसे कहा जाता है टाइम ऑन टारगेट। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई डिस्ट्रॉयर जहाज़ों की मदद से उन्होंने सटीक गणना की। इसका मतलब यह हुआ कि इजरायली जेट और अमेरिकी क्रूज मिसाइलें अपने अपने लक्ष्य पर बिल्कुल एक ही सेकंड में गिरी। इजराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई और उनके प्रमुख अधिकारियों के नेतृत्व को खत्म करना था, जबकि अमेरिका ने सैन्य ठिकानों और उच्च मूल्य वाले औद्योगिक लक्ष्यों पर हमला किया। लेकिन ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय नहीं हो पाई क्योंकि अमेरिका एक अलग ही स्तर की तकनीकी से लड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए जो अंतरिक्ष, समुद्र और हवा तीनों से संचालित होती है, उन्होंने ईरान के रडार सिस्टम को पूरी तरह अंधा कर दिया। उसी समय जब डिस्ट्रॉयर जहाज़ों से क्रूज मिसाइलों को बौछार की जा रही थी। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हैं, जिससे उन्होंने अमेरिकी और मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों के ठिकानों पर हमला किया। इस समय लगभग हर जगह खतरे की स्थिति बनी हुई है। हमला शुरू होता है 28 फरवरी 2026 को। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इजराइल ने अपने ऑपरेशन को ऑपरेशन रोवर द लायन कहा, जबकि अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। यह सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं था, इसका उद्देश्य था ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करना और ईरान में अपने हाथ के कठपुतला को बैठाना। असली निशाना इसका निजी परिसर था। मिसाइलें बेहद संवेदनशील इलाकों पर गिरी। यूनिवर्सिटी स्ट्रीट, जमहूरी जिला पास्तास्तर स्ट्रीट के पास। यह इलाका ईरान सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां आयतुल्ला अली खेमनेई के दैनिक कार्यालय स्थित है। आईडीएफ का दावा है कि वे सफल रहे अपने मिशन में। हालांकि ईरान सेना का कहना है कि खेमनेई उस समय अपने दफ्तर में मौजूद ही नहीं थे, पर इजराइल का दावा था कि उनका शव मिल चुका है और उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अब पूरी दुनिया सांस लेकर इंतजार कर रही है कि आगे क्या होगा। पहले कराच पर हमला हुआ, जहां औद्योगिक एयरो स्पेस केंद्र थे। फिर राजधानी तेहरान दहल उठा। उसके बाद कुम पर हमला किया गया, जो ईरान का एक धार्मिक केंद्र है। पश्चिम में केरमानशाह पर मिसाइलें गिरी, जहां से मिसाइलें लॉन्च की जाती थी। और फिर इस्फहान, जो ईरान के परमाणु और ड्रोन कार्यालय का मुख्य केंद्र है, वहां जबरदस्त हमला हुआ। अब बात करते हैं इस हमले के पीछे की रणनीति की। टाइम ऑन टारगेट। इस हमले के लिए केवल जमीनी बेस को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात था। पूर्वी भूमध्य सागर में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड शामिल था। इजरायली लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट को पार कर ईरान पहुंचे। सब कुछ सेकेंडों के हिसाब से तय किया गया था। पनडुब्बियों से मिसाइलें चली, युद्धपोतों से क्रूज मिसाइलें दागी गई और स्टेल्थ बॉम्बर ने भी गिराए बम। लेकिन सबका असर एक ही पल में हुआ। उद्देश्य था पूरे शासन तंत्र को एक झटके में ही हिला देना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वार और धोखे की। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक और साइबर हमले से भ्रमित किया गया। राडार स्क्रीन पर नकली लक्ष्य दिखाए गए। एडीएम 160 MLD नामक नकली ड्रोन भेजे गए, जो असली लड़ाकू विमान जैसे दिखते हैं। राडार ऑपरेटरों को लगा कि F-15 और F-16 का बड़ा हमला हो रहा है। इस दौरान F-35 और संभवतः F-22 स्टेल्थ फाइटर बिना एयर डिफेंस नेटवर्क अस्थायी रूप से पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। अब बात करते हैं ईरान की जवाबी हमले की। ईरान ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्राइम्स 4 शुरू किया। मिसाइलें और ड्रोन से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया। यूएई का अल दाफरा एयरबेस प्रभावित हुआ। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। कुवैत ने अपना एयरबेस बंद कर दिया। इजराइल में सायरन बजने लगे। तेल अवीव और यरूशलेम के ऊपर मिसाइलें रोकी गई। हमला 3 चरणों में होता है। पहला चरण, रडार, एयर डिफेंस और रडार सेंटर नष्ट किए गए। दूसरा चरण, बैलिस्टिक मिसाइलें ठिकानों पर हमला किया गया। तीसरा चरण,
हथियार निर्माण कारखानों पर हमला, यूएसएस थॉमस हेडरर जैसे डिस्ट्रॉयर जहाजों से टॉमहाक मिसाइलें दागी गई। ये मिसाइलें जमीन के पास से उड़ती है ताकि इसको कोई रडार डिटेक्ट न कर पाए। B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बम्बर परमाणु बंकरों पर हमला करते हैं। F-15 स्ट्राइक ईगल मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को खोजकर नष्ट करते हैं। मिड एयर रिफ्यूलिंग से विमान दोबारा हमला करने लगते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर से हर 30 सेकेंड में विमान उड़ने जाते हैं। F-18 दुश्मन के रडार सिस्टम खोजकर खत्म करते हैं। F-35 अधिक जोखिम वाले ठिकानों पर वार करते हैं। E-2 हाक आर्दू पूरे हवाई युद्ध को नियंत्रित करता है। सुबह तक दुश्मन के रडार अंधे हो चुके थे, परमाणु केंद्र नष्ट हो चुके थे और मिसाइल सिस्टम टूट चुका था। क्या इस युद्ध की वजह से थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है? क्या इस वार से पूरी दुनिया अलग अलग खेमों में या गुटों में बंटने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।